वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एवरीवन। हर वेंसडे की तरह आज हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड वो न्यूज़ जो पिछले 7 दिन में इंपॉर्टेंट रही, हाईलाइटेड थी थोड़ी सी। तो लास्ट 1 वीक में थोड़ी न्यूज़ आईआर रिलेटेड कम आई थी, तो आज हम कुछ आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे। मैंने फ्रंट लाइन में कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, कुछ वर्ल्ड फोकस में पढ़े थे अबाउट इज़राइल और यूएई की डील के बारे में। दूसरा जो चाइना और यूएसए की लड़ाई चल रही है। तीसरा थोड़ा जापान से रिलेटेड, तो क्विकली हम उसको भी देख लेंगे। तो चलो छोटा सा लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान, इस एरिया को पाकिस्तान बोलते हैं फुल फ्लेजेड एक प्रोविंस बना रहा है। पाकिस्तान में ना बच्चे ऐसे गाना गाते हैं जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे जनगण मन अधिनायक और ये सारे जहाँ से अच्छा, तो वैसे वहाँ पे गाना गाते हैं कि सिंधी हम, बलूची हम, पंजाबी हम, पठान हम, ऐसे बचपन से गाने गाते आते हैं ऐसे, बस सिंधी हम, बलूची हम, पंजाबी हम, पठान हम, इस तरह से हम हैं पाकिस्तानी। इस गाने में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, सिंधी हैं लोग, बलूची हैं लोग, पंजाबी हैं, पठान है, दैट मेक्स दी पाकिस्तान। इन अदर वर्ड्स जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है वो उसको थोड़ा सेक्लूडेड ही रखा हुआ था। इतनी उसको मतलब लोगों के अंदर भी फीलिंग नहीं डाली जा रही कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा ही है। क्यों? क्योंकि उनका है ही नहीं, अपना है ना भाई। हम नहीं बोलते कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा हिंदुस्तान। तो इस खबर को जरा देखते हैं हल्का सा, पहले इसको मैप में देखते हैं कि है कहाँ पर। दिस इज गिलगित बल्तिस्तान। ये पूरा का पूरा JNK हो गया सारा। ये थोड़ा पुराना मैप है इन द सेंस कि अब हमने इधर वाला एरिया को चलो ऐसे मान लो अभी के लिए, ठीक, कि लेट्स से ये हो गया अब मॉडर्न डे जो हमारे आज़ाद इंडिया का पार्ट है, जो ये हो गया कश्मीर और ये हो गया से लद्दाख का एरिया इधर वाला। यहाँ पे हमारी चाइना से प्रॉब्लम चल रही है आजकल। ये एरिया बच्चे, ये जो है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में। इसमें ब्लू एरिया हो गया बल्तिस्तान और ये वाला एरिया हो गया गिलगित। तो गिलगित बल्तिस्तान का ये सारा एरिया हो गया। नाउ ये इसमें से विद इन दिस एरिया ये चाइना ने पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है, बेगर पार्डन। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है। सो दिस ज्योग्राफी इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको अच्छे से याद रखना है एग्जाम के लिए। यहाँ पे पैंगोंग लेक आजकल चल रहा है ना, गलवान वैली वाला इशू जिसको गैल्वन बोलते हैं इंग्लिश के लेक्चर में, दैट वन। यहाँ पे ये सब चल रहा है। नाउ अब है क्या कि इस एरिया को जो अदरवाइज पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है, इस एरिया को अब पाकिस्तान एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड प्रोविंस बना रहा है। क्या मतलब हुआ? जैसे इंडिया में होता है कि हाँ मान लो हमने मणिपुर को एक UT बना रखा था, बाद में फुल फ्लेज स्टेट बना दिया। लेकिन इमेजिन अगर मणिपुर इंडिया का होता ही ना, वो म्यांमार का होता, इंडिया के कंट्रोल में होता और इंटरनेशनल वो चल रही होती उसके ऊपर, इंटरनेशनली वो डिस्प्यूट बना होता यूनाइटेड नेशन में, और फिर इंडिया उसको फुल फ्लेजेड मणिपुर को वो बना देता स्टेट, फुल फ्लेजेड स्टेट। तो फिर म्यांमार को ऑब्जेक्शंस होते, पहली चीज़। दूसरा, म्यांमार को ये भी लगता कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनका, इंडिया का स्टेटस, इनका क्लेम इस पे वीक होता है फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के गाइडलाइंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि डिस्प्यूटेड एरिया है एंड आई शुडंट बी मेकिंग दिस एरिया फुली फ्लेजेड स्टेट। तो समथिंग ऑफ सिमिलर सॉर्ट, मतलब आपको समझाने के लिए समथिंग ऑफ सिमिलर सॉर्ट हैज़ बीन डन हियर। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं, बट फर्स्ट आपको ज्योग्राफी समझ आ गई। अब बात आती है ये कि ये गिलगित बल्तिस्तान उनके कब्जे में ही कैसे है, क्यों है पाकिस्तान के कंट्रोल में राइट नाउ, व्हाई इज इट नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। ये हिंदू में आर्टिकल आया हुआ था जो वो बोलते हैं कि पाकिस्तान ने इसको पूरा स्टेट बनाने का डिसाइड किया हुआ है और पाकिस्तान को इंडिया ने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया है कि सारा ये एरिया, ठीक, सारा ये एरिया इंक्लूडिंग JNK सब इसी का पार्ट है, इसलिए हमारा एरिया जस्ट बिकॉज आपके कंट्रोल में, यू शुड बी डूइंग ऑल दिस। ना बात आती है कि इनके कंट्रोल में इन फर्स्ट प्लेस है क्यों। काफ़ी लंबी स्टोरी है। अदरवाइज ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, एक ना वो है न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर सा होता है वायर करके, इन्होंने लिखा हुआ इसके ऊपर आर्टिकल, और भाई क्या एंटी इंडिया रिटोरिक दिया है कि भाई सब गलत है। अगर इंडिया पाकिस्तान इस गिलगित बल्तिस्तान को अपना पार्ट मानता तो उन्होंने लिखा है कि इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशनिज्म।
अब वो बोलते हैं ना कि बढ़ा रहा है इंडिया, अपना स्टेटस बढ़ा रहा है, बाहर की कंट्रियों में कैप्चर कर रहा है, ये तो बनता ही पाकिस्तान का है। इतना घटिया आर्टिकल था वो, और उसको ऐसे वो किया हुआ है, फील दी हुई है पूरा वैसे वाला करके कि ये देखो फैक्ट बैक्ड बाय फैक्ट्स, ये देखो वी के मेनन की ये वाली स्टेटमेंट, ये उस समय के राजा की वो वाली स्टेटमेंट। आपने 200 साल की हिस्ट्री में 4 स्टेटमेंट्स उठाई और एरिया को बना दिया पाकिस्तान का पार्ट। नाउ खैर नॉनदलेस है क्या, पुराने टाइमों में अगर हम मतलब बहुत पुराना भी नहीं 1800s के आसपास जाएं तो ये सारा एरिया महाराजा रंजीत सिंह पंजाब उनका कंट्रोल बन रहा है अफगानिस्तान तक, उनके पास होता था। बाद में 1839 में जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद में एरिया एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। अब जब ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया तो उस समय के यहाँ पे लोकल राजा हुआ करते थे जिनको 75 लाख नानक शाही रुपये में ये वाला एरिया दे दिया गया था। एक राजा को दे दिया, उन्होंने बेच दिया किसी राजा को, ठीक। अब वो जो राजा थे डोगरा राजा जो जम्मू के होते थे, उनका इस सारे एरिया के ऊपर कंट्रोल था। सिंपल। अब चलता रहा। मैं आपको लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट बता रहा हूँ बिकॉज आपको वो किसी और मॉड्यूल में करवाएंगे। अब होता क्या रहा कि यहीं पे आगे ऊपर आ जाता है अफगानिस्तान के उधर आगे पुराने टाइमों में ज़ारिस्ट रशिया। तो अब ये एरिया जो है इधर वाला, दिस वॉज द पार्ट ऑफ, हम बोल सकते हैं कि लोअर बेली ऑफ द ग्रेट गेम्स वाला एरिया। यहाँ पे ऐसा था, ग्रेट गेम्स का मतलब रशिया को लग रहा है, ब्रिटेन को लग रहा है कि रशिया नीचे आना चाहता है, अफगानिस्तान पे कंट्रोल बनाना चाहता है, जो कि उसने किया भी 1979 में अटैक किया भी अफगानिस्तान पे कि रशिया नीचे आना चाहता है। आज अफगानिस्तान, कल JNK, परसों ये, और फिर रशिया दिल्ली पे भी आ जाएगा शायद। और यूके को लग रहा है कि हम उस तरफ जितना अपना कंट्रोल बना ले ताकि हम मैक्सिमम एरिया पे कंट्रोल बनाएं, रशिया को ऊपर रखा जाए और हमारा इधर कंट्रोल हो। तो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब यहाँ पर ऑल्दो ये एरिया सारा का सारा उन्होंने उसको दे दिया, एक डोगरा राजा को, उसको महाराज का स्टेटस भी दे दिया, महाराजा ऑफ जम्मू, सारा एरिया उनके अंडर है। ये वाला जो एरिया है, मतलब मेरा बॉर्डर थोड़ा गलत बन सकता है, पर ये टॉप नॉर्थ वेस्ट एरिया है, इसको उन्होंने राजा से अपने पास रख लिया लीज पर, एक लीज कर ली और अपने पास रख लिया। और यहाँ पे अपना गवर्नर लगा दिया, उसको जो भी नाम बोल दो, और यहीं पे अपनी एक छोटी सी आर्मी भी बना दी जिसको बोलते थे गिलगित स्काउट। इस तरह से एक आर्मी बना दी। चलिए, अब इसी तरह से ये एरिया गवर्न हो रहा है सारा JNK का राजा। जैसे हिंदुस्तान में और सैकड़ों प्रिंसली स्टेट्स थी, वैसे ये एक प्रिंसली स्टेट हो गई जहाँ पे राजा है, विद इन राजा के यहाँ पे अपना उन्होंने एक गवर्नर सा लगा रखा है, वो उधर का एरिया को मैनेज करता है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज दिस एरिया बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान एंड ग्रेट गेम्स एंड ऑल दैट। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या उसके टाइम पे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, ये जो वर्ल्ड वॉर्स वाला टाइम था, यहाँ पर इस एरिया की लीज को दोबारा एक्सटेंड किया गया 60 ईयर्स के लिए, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि वही कि वर्ल्ड वॉर हो रही है और फिर ये नीचे आएंगे, ये एरिया सेंसिटिव हो जाता है मिलिटरीली। दोबारा हो गई लीज साहब, ठीक है। लेकिन 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया। अब जब इंडिया आज़ाद हो गया तो ब्रिटेन के जो भी प्रिंसली स्टेट्स के साथ में समझौते थे वो ख़त्म हो गए, अब्रिज हो गए, एब्रोगेट हो गए, नलिफाई हो गए, जो भी अच्छा वर्ड होता होगा इसके लिए। अब राजाओं के पास ऑप्शन है कि चाहे वो इंडिया चले जाएं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, या फिर इन थ्योरी वो इंडिपेंडेंट रह ले। अब आपको पता है कि इंडिया कैसे फ्रेम किया गया, हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो उस समय के थे और पटेल जी थे, उन्होंने सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसको इंटीग्रेट किया इंडिया में। सिमिलरली पाकिस्तान वाले जो उस तरफ के होंगे उन्होंने उधर इंटीग्रेट कर लिया। लेकिन डिसाइड किसने किया? सभी प्रिंसली स्टेट्स के लिए उनके राजाओं ने डिसाइड किया। सभी प्रिंसली स्टेट्स के लिए उनके राजाओं ने डिसाइड किया ना। मान लो अगर ये पंजाब है, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में कोई रेफरेंडम थोड़ी हुआ था, या मोहाली में कोई रेफरेंडम थोड़ी हुआ था जहाँ से मैं लेक्चर बना रहा हूँ, या अमृतसर में जलंधर में रेफरेंडम थोड़ी हुआ था। जो राजा ने सोच लिया होगा वो उधर कंट्री को ज्वाइन कर लिया। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, यही वाला जो मैं आपको वायर वाला आर्टिकल नहीं बता रहा था, वो बोलते हैं कि यार राजा तो यहाँ का डोगरी राजा था, यहाँ के लोग मुस्लिम थे। अगर आप लोगों से पूछते तो उन्होंने पाकिस्तान जाना था इसलिए पाकिस्तान का बनता। अभी पूछा क्या? ठीक, आप ज़बरदस्ती ऐसे लगे रहते हो कुछ भी नैरेटिव देने। तो खैर नाउ अब होता क्या है, इधर इस एरिया में यहाँ के राजाओं को लगता है मैं तो इंडिपेंडेंट रहूँगा, मस्त रहूँगा। अब वो इसी तरह के खेल कर रहा है। इतनी देर में
जो ये हैं पाकिस्तानी आर्मी ट्राइबल्स वगैरह, इन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया कि हम इसको एनेक्स कर लेते हैं। उन्होंने अटैक किया तो फिर आया जम्मू में, भागे भागे जब आए जम्मू में अक्टूबर में, फिर इंडिया ने अपनी सपोर्ट प्रोवाइड की और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन हो गया, किया चलो जी इंडिया का पार्ट बन गया, राजा ने लिख के दे दिया, इंडिया का पार्ट बन गया, लेकिन टेम्परेरली उसको एक स्टेटस मिल गया था J&K को। नंदलेस अब जब वो यहाँ पे आए तो वो तो आपको पता है कि यार यहाँ तक इंडिया का कंट्रोल हो गया, वहाँ तक उनका कंट्रोल हो गया, इशू यूएन में चला गया, दैट वी हैव डिस्कस मल्टीपल टाइम्स एंड विल डिस्कस अगेन। आज हमारा इशू कश्मीर नहीं है ना। होता क्या है इस एरिया में जो गिलगित वाला एरिया है, यहाँ पे कौन बैठे हुए थे, किसकी पोजीशनिंग थी? चाहे ये पूरा एरिया राजा के अंडर था कश्मीर के, पर ये पर्टिकुलर एरिया में तो ब्रिटिश स्काउट बैठे हुए थे, उनके आर्मी बैठी हुई थी और ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ में उनका एक छोटा गवर्नर साहब भी बैठा हुआ था। ठीक, अब उसको लगता है उस समय उसकी जितनी फोर्सेस है यहाँ पे या तो ब्रिटिश है या फिर इधर के लोकल सुन्नी मुस्लिम्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसने अपने अकाउंट्स में बाद में बोला कि उसने सुना कि नीचा के एरिया में सिख और हिंदू मुस्लिम्स को मार रहे हैं और उसको लगता है कि यार ये वाला एरिया है, यहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं, अगर हम इंडिया के साथ में जुड़ जाते हैं तो फिर यहाँ पे वायलेंस हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए। नाउ पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए, पाकिस्तान की फोर्सेस यहाँ पे पहुँच गई थी। बाय चांस उस समय इस एरिया की जो प्रॉपर रोड भी बनी हुई थी वो भी पाकिस्तान के साथ ही बनी हुई थी, बट यू नीड टू रियलाइज कि रोड पाकिस्तान ने थोड़ी बना दी, वो तो ब्रिटेन ने बनाई हुई थी। अब ऐसे तो अमृतसर की रोड बेटर बनी होती अगर उस समय लाहौर के साथ में, लाहौर हमारे यहाँ का सेंटर होता था पंजाब का, और अमृतसर की रोड जलंधर तक अच्छी ना बनी होती तो अमृतसर को उठा के पाकिस्तान को दे देते। लेकिन मतलब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारा आर्ग्यू किया गया है एक तरफ से, ये तो बनता ही पाकिस्तान का है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, कहते जी वीपी मेनन ने बताया था उस समय जो रोड थी वो इधर बनी हुई थी पाकिस्तान के साथ। नॉनदलेस यहाँ पे बिकॉज बेटर मोटरेबल रोड थी एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे पाकिस्तान का कंट्रोल हो गया। वहाँ के सोल्जर्स ने वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा बना दिया। उसके बाद यहाँ पे लड़ाई हो गई। यहाँ का जो भी एक जो चीफ सा था, जो महाराजा ने छोड़ा हुआ था डोगरा ने, उसको थोड़ा सा अरेस्ट कर दिया था, घर पे पकड़ के बंद कर दिया और यहाँ पे पाकिस्तान का कंट्रोल आ गया। अब ये तो है हिस्टोरिकली पाकिस्तान का कंट्रोल कैसे आया। सो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, दोबारा कोइंसिडेंटली यहाँ पे जो ब्रिटिश फोर्सेस के सोल्जर्स थे, उन सोल्जर्स ने यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अब ऐसे तो मैं कल को जाके टोरंटो में इंडिया का झंडा लहरा दूं। खैर, एरिया कोई भी उस समय कोई भी प्रिंसली स्टेट, या तो हमने प्रोसीजर ये फॉलो किया होता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 93 मेंबर्स ना बिठाते कि हाँ चलो, मतलब ना उनको बोलते कि सारे प्रिंसली स्टेट्स अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दें, या तो ये तब ना करते, या फिर हर प्रिंसली स्टेट में अब रेफरेंडम करते। जब आइडिया यही है कि प्रिंसली स्टेट्स का जो ऊपर बैठा हुआ प्रिंस है वो जिसके साथ जुड़ेगा वो इंडिया का पार्ट बनेगा या पाकिस्तान का पार्ट बनेगा, तो बात खत्म होगी। अब ये राजा जो है, इसकी कितनी लेजिटिमेसी है, इसका कौन सा रिलीजन है, लोगों का कौन सा रिलीजन है, एंड देन ऑल दैट, ये तो कोई बातों में बातें ही नहीं है। बट खैर, अब यहाँ तक तो होगी एक बात। अब आ गया जी ये पाकिस्तान के कंट्रोल में। नाउ 1947 ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो मुस्लिम्स रहते हैं वो इधर इस तरफ थोड़े शिया मुस्लिम्स डोमिनेटेड एरिया है, अदरवाइज पाकिस्तान हैपेंस टू बी अ सुन्नी नेशन, नंबर 1। लेकिन अब यहाँ पे जो अदरवाइज पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेशन है वो है इस एरिया की, आगे पठानों की। अदरवाइज तो दैट्स ट्रू अबाउट, लाइक मेजरली ट्रू अबाउट मैक्सिमम ऑफ पाकिस्तान, दैट लाइक इवन बलूचिस्तान के केस में भी लोकल बलूच पीपल आर ऑन द मार्जिन्स, वो हाशिए पे हैं और मेन कंट्रोल है पंजाबियों का, पठानों का, ठीक है, इधर सिंधियों का कराची वाली साइड पे। तो वही यहाँ पे भी है, जो लोकल जो गिलगित बल्तिस्तानी है बंदा वो मार्जिनलाइज्ड है और मेन कंट्रोल है सारा पठानों का। तो उस वजह से ये एरिया भी कुछ खास मैनेज नहीं है इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, काफ़ी मिसमैनेज सा एरिया रहा है। अब धीरे धीरे पिछले 12-15 साल में पाकिस्तान ओइंग टू मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हो गया है। तो आई होप, अब मैं थोड़ा सा आपको बस लेटेस्ट डेवलपमेंट बता देता हूँ। आई होप आपको समझ आया कि किस एरिया की बात हो रही है। हमें एग्जाम में इसका मैप आना चाहिए अच्छे से,
और थोड़ा सा कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट, बस दैट्स इट। तो अभी क्या है कि 2009 में इसको प्रोविंशियल ऑटोनमस रीजन का पार्ट दे दिया। जैसे हम नहीं करते हमारे यहाँ पे, मान लो एक चीज़ कर दूँ मैं, जब ब्रिटिश करते थे इंडिया के साथ में, क्या है कि ये कोई स्टेट है छोटी सी और ये बैठी है एम्पायर, ये यहाँ पे एरिया को थोड़ी पावर देनी है, ये लो एक ना लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दो। काउंसिल में क्या होगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, उन्हीं में से लोगों को नॉमिनेट करके बिठा दो, पर उनको बिठाओ जिनको हम नॉमिनेट कर दें या फिर हमारे थ्रू नॉमिनेट हो रहे हो, तो उनको भी खुशी होगी कि चलो जी हमारे लोग अब बन गए हैं, पावर में आ गए हैं, लेकिन हमारा कंट्रोल भी बना रहा। फिर इसी चीज़ को थोड़ा और जब पावर आपने डिसेंट्रलाइज करनी होती है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह आप लेजिस्लेटिव असेंबली बना देते हो कि जाओ भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा लो। तो उस तरह से पहले यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनमस रीजन करके यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। अब लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि यहाँ पे ये बनाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, फुल प्रॉपर प्रोविंस बनाई जाएगी। सो दिस इज द न्यूज़। इंडिया का ऑब्जेक्शन इसलिए क्यों, क्योंकि वो एरिया ही उनका नहीं है, उनके कंट्रोल में है अभी, जब तक इशू रिजॉल्व नहीं होता। बट दैट डजंट मीन कि वो वहाँ पे पॉलिटिकल वो करने लग जाएंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने लग जाएंगे। अब मेरे को कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर ऐसे तो वो भी बोल सकते हैं कि तुमने भी तो J&K में यहाँ पे 370 ब्रिज करके तुमने भी तो यहाँ पे ये 2 यूटीज बना दी। हाँ तो ये तो है ही हमारा, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, बात होगी ख़त्म। ये तो कोई बात ही नहीं बनी कि ठीक है तुम इधर, हम भी नहीं करते फिर वो भी नहीं करते, फिर तो आप इसको LOC को बॉर्डर मानते, LOC को बॉर्डर थोड़ी मान रहे हो आप, ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, बॉर्डर तो ये रहा। अब आप बच्चा वही फिर बच्चा बोल रहा है कि सर फिर ऐसे तो वो भी बोलेंगे कि यार ये तो है ही हमारा। क्यों है तुम्हारा, हमारा है भाई। कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि कश्मीर आधा उनका आधा हमारा है, पूरा हमारा है भाई, इंडिया का है ये पार्ट। ठीक बात, चले आगे रहो। ठीक, तो दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू नो एज ऑफ नाउ। ठीक बात, चलो जी आगे सेकंड न्यूज़ देखते हैं। यूएस कीन टू फाइनलाइजिंग जियोस्पेशियल ब्ला 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 ब्ला। ठीक, अभी हमने रिसेंटली IR के जब पूरे मैंने 20-22 मॉड्यूल लेक्चर्स लिए थे, उसमें हमने इंडिया US कवर किया था। हल्का सा आपको उसका एक बिट रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए अक्टूबर में क्या डिस्कशन हो रही है। बच्चे क्या है कि USA और इंडिया के डिफेंस रिलेशन ये हमारे ब्राइटेस्ट स्पॉट हैं रिलेशनशिप का। यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा बढ़िया चल रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफेंस रिलेशन। हाउ, हमारा डिफेंस ट्रेड यूएसए के साथ में, सिर्फ डिफेंस ट्रेड तकरीबन $20 बिलियन से ऊपर हो गया है। ऑन द अदर हैंड इतना ट्रेड तो हमारा ओवरऑल नहीं है रशिया के साथ में, जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है इतने सालों का, कि तो $11-12 बिलियन के आसपास ट्रेड है। इंडिया का वैसे ही पूरी दुनिया में अब 3rd लार्जेस्ट डिफेंस बजट है, आई थिंक 70-80 बिलियन के आसपास है, अगर हम पेंशन्स वगैरह मिला ले जो आर्मी के बंदों को दी जाती हैं, जो भी पुराने बंदों को जो भी वो दी जाती है। यूएसए का इनका काफ़ी ज़्यादा है हमसे, इनका 700 बिलियन है, चाइना का यूएसए का काफ़ी ज़्यादा है, बट 3rd नंबर पे इंडिया आ जाता है विद $70 बिलियन। उसमें से भी $20 बिलियन के आसपास हमारा हो रहा है यूएसए के साथ में। ठीक, अब हमारे इनके साथ में वो यूएसए ने इंडिया के साथ में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं जिसमें इंडिया गेट्स सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटस एज इट्स नेटो एलाई से यूनाइटेड किंगडम। जो जैसे समझौते यूके के साथ है वैसे यूएसए इंडिया के साथ करता जा रहा है। हमें वो बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, चिनूक हेलीकॉप्टर, F-16, पता नहीं ऐसे वाली चीज़ें बोली जाती हैं, बहुत सारी बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज इंडिया को प्रोवाइड की जा रही हैं यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, जो एक चीज़ जो इंडिया यूएसए में है और शायद उतनी स्ट्रॉन्ग वो इंडिया रशिया में नहीं है, वो क्या है, ये जो जिसको हम बोलते हैं जॉइंट एक्सरसाइज, आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइज। आपको सारे नाम भी पता होंगे, युद्धाभ्यास, रेड फ्लैग, दिस एंड दैट, तो हम वो भी करते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो ये आर्किटेक्चर्स नए डेवलप हो रहे हैं जिसमें इंडिया स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर जिसमें इंडिया और यूएसए कोलैबोरेटेड है। फॉर एग्जांपल से क्वाड ही लगा लीजिए आप। ठीक, अब यहाँ पे भी इंडिया और आज हम इस बारे में बात करेंगे, इंडिया और यूएसए क्लोजली इन्वॉल्व हैं।
और उसके बाद एक चीज़ और है, वो खैर रशिया के केस में भी है, वो है कि इंडिया एंड यूएसए आर नॉट लुकिंग टू काइंड ऑफ क्रिएट टू फॉर्म अ सप्लायर कंज्यूमर रिलेशनशिप, कि वो हथियार बना के बेच देते हैं, हम खरीद लेते हैं. वी आर गोइंग फॉर कोलैबोरेशंस, वी आर गोइंग फॉर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एंड थिंग्स लाइक दिस. इसी में हमारा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस होती है ना, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, कोई स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस लगा लो, इंटेलिजेंस, आई बेग योर पार्डन, इंटेलिजेंस, ठीक. इसमें हमारे उनके साथ में कुछ समझौते हुए हैं. उनमें से जो 4 मेन समझौते माने जाते हैं, उनमें से हमारे 3 उनके साथ में हो चुके हैं. एक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी 2+2 मीट में हमारा उनके साथ में हो जाएगा. अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं. पहला, ये 2+2 क्या है? दूसरा, कौन से 4 समझौते हैं जिसमें से कौन से 3 हमारी उनके साथ में ट्रीटी हो चुकी हैं और कौन सी एक पेंडिंग है. ये जो क्लास है जो अभी मैं आपसे ले रहा हूँ, इसमें हम धीरे धीरे हिंदी बढ़ा देंगे. हम ज़्यादा इसमें हिंदी में ही पढ़ाएंगे, मुआवजे बोलेंगे या जो भी वर्ड होता है, बिकॉज हम एग्जैक्टली यही वाला लेक्चर रात को 9 बजे प्योरली इंग्लिश में लेते हैं, ठीक. तो वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल आइदर, हमने ये निर्णय लिया है कि या हम सिर्फ हिंदी में पढ़ाएं या हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएं, ताकि एक तरफ के बच्चे को समझ आ जाए, पर हमें थोड़ा टाइम दो, पूरी ज़िंदगी इसी लैंग्वेज में बात की है. ओके, तो पहले देखते हैं कि कौन से 4 समझौते हैं इंडिया और यूएसए के जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस या स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करते हैं. पहला यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, GSOMIA जर्नल, जो ये सिक्योरिटी इससे रिलेटेड एक बहुत ही मतलब मोटा सा लगा लो, सिंपल सा एक समझौता है जहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, बिल्कुल बेसिक से लेवल पे. कोलैबोरेशन, मिलिट्री कोलैबोरेशन, जो 2002 में बहुत पहले इंडिया का साइन हो गया था इनसे. फर्स्ट हो गया ये. सेकंड, LEMOA, लेमोआ, ये रहा GSOMIA, ठीक. तो लिखा हुआ है, बेग योर पार्डन, जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट. तो फर्स्ट इज ये क्रोनोलॉजिकली इस ऑर्डर पे मत करना. फर्स्ट इज GSOMIA. सेकंड फिर हमारा इनके साथ में हुआ लेमोआ, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट. इसमें क्या होता है, अगर से यूएसए की फोर्सेस को लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वो इंडिया के पास कहीं पे उनके शिप्स स्टेशंड हैं, श्रीलंका के इधर कहीं पे भी, उनको रिफ्यूलिंग चाहिए, रिप्लेनिशमेंट चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, खाना चाहिए, तेल चाहिए, कोई भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए, तो इंडिया प्रोवाइड करेगा. क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ में कोलैबोरेशन हुआ है, लेमोआ एग्रीमेंट. ओके, ये होने के लिए कि आप एक दूसरे को सिक्योरिटी लॉजिस्टिकल सर्विसेज प्रोवाइड करो, आपका एक पहले, उससे पहले बेसिक एग्रीमेंट होना चाहिए, मिलिट्री एग्रीमेंट जनरल सा, वो पहले हो चुका था. इसके बाद हुआ हमारा उनके साथ में कॉमकासा, COMCASA. कॉमकासा भी 2018 में शायद हुआ, हमने बहुत डिटेल में किया भी था. इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट. ये इसका नाम इंडिया के सेंटिमेंट्स को और इंडिया के कंसर्न्स को ध्यान में रख के चेंज किया गया था, कॉमकासा रखा गया था पहले. आई थिंक इसका नाम बिसिस्मो और समथिंग लाइक दिस ऐसा होता था. इसमें क्या है, इसमें यूएसए अपनी, उनके पास ना काफ़ी ज़बरदस्त हार्डवेयर है, बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो सकती है. इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो सकती है एंड सो ऑन. तो वो वाली जो टेक्नोलॉजी है वो 10 साल के लिए यूएस से इंडिया से शेयर करेगा, उनका हार्डवेयर इंडिया के पास होगा. एंड देन इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन फॉर मिलिट्री पर्पस, सिक्योरिटी पर्पस के लिए. सिर्फ ये तो एक चीज़ होगी कम्युनिकेशन, एनीथिंग रिलेटेड टू इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जो हाई एंड डिफेंस में यूज़ होती हैं वो इंडिया के साथ में शेयर की जाएगी. सो दैट इज़, ये इंडिया की नेवी को बहुत काम आएगा. स्पेशली ऐसा बोल रहे थे कि से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी हमने की थी कि नेवी है इधर, एंड देन यू हैव बहुत सारे
चाइना ने स्टेशंस बना रखे हैं इधर इंडिया के अराउंड, एक नेकलेस सा बना रखा है इंडिया के नेक के अराउंड, जहाँ पे उसने स्टेशंस बना रखे हैं इंडिया को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे इंडियन नेवी को भी अब सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, इंडियन नेवी को बेटर कम्युनिकेशन चाहिए, इंक्रिप्शन चाहिए, और एंड देन सो ऑन, ऑल ऑफ दैट शैल बी प्रोवाइडेड अंडर कॉमकासा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। आई थिंक मुझे याद आ रहा है इसी का नाम सिस्मोआ था शायद, और फिर इसका नाम चेंज करके रख दिया था क्योंकि इंडिया को एक दो चीज़ से एप्रीहेंशन थी इस एग्रीमेंट में। नाउ अब GSO-MIA हो गया, ठीक, लिमोआ हो गया, कॉमकासा हो गया, एक पेंडिंग है। विच वन इज दैट वन इज कॉल्ड BECA, BECA। I am like not getting used to this thing, BECA, ठीक। ये क्या है BECA? ये है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल कॉपरेशन। जियोस्पेशियल कॉपरेशन में अगेन कमिंग बैक टू द वेरी बेसिक्स ऑफ दिस थिंग, USA के पास मिलिट्री में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत फाइनली आपको बता देगी किसी भी चीज़ की लोकेशन। जियोस्पेशियल लोकेशन, जियोस्पेशियली आप प्रिसाइज लेवल पे बता सकते हो। मतलब अगर सिर्फ आम बंदे को समझने के लिए, जैसे गूगल अर्थ पे नहीं हो गया था कि आप किसी गली पे जाके देख सकते हो कि अच्छा ये रहा, ये बंदा यहाँ खड़ा है, ये बंदा वहाँ खड़ा है, समथिंग ऑफ दैट सेट, और इवन प्रिसाइज। तो जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन जो है ये USA इंडिया के साथ में शेयर करेगा। इससे क्या होगा, कुछ ना फाइटर जेट्स हैं जो यूजुअली यूज़ होते हैं फॉर से सर्जिकल स्ट्राइक्स, फॉर जियोस्पेशियल मैपिंग, या फिर किसी एरिया को ध्यान में रखने के लिए, अच्छे से उस एरिया को कवर करने के लिए आप फाइटर जेट्स यूज़ कर रहे हो या इस तरह के ड्रोन्स यूज़ कर रहे हो। अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास होगी, फिर USA से इंडिया वो वाले फाइटर्स ले सकता है, फाइटर जेट्स ले सकता है, या वो वाले ड्रोन्स ले सकता है। यू हैव द टेक्नोलॉजी, यू हैव नाउ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स which can use this technology to precisely tell you कि टारगेट कहाँ पे है। सिमिलरली फिर आपकी क्रूज मिसाइल्स, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी जो हैं वो एकदम प्रिसाइज फाइन टारगेट पे जाएं। इसके लिए आपको ये टेक्नोलॉजी काफ़ी काम आएगी। तो इंडिया के डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हैं। अब बात आती है कि ये एग्रीमेंट की बात कहाँ से आई, तो बोला कि अभी अक्टूबर में, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में जो मीट होगी 2+2 की, उसमें उम्मीद है कि ये BECA भी US से इंडिया में साइन हो जाएगा। एंड देन दैट वेज जो 4 मेन एग्रीमेंट्स थे, GSO-MIA, LEMOA, COMCASA and finally BECA, all 4 would be signed between India and the US, and आपकी मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। सो 2+2 डायलॉग क्या होता है अब, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जहाँ पे दोनों कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया का भी और USA का भी, डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, ये मिलते हैं और मीटिंग करते हैं। अगर एक लेवल पीछे चले जाएं, कई बार ऐसा होता है पहले कि ये वाले सेक्रेटरीज मिल जाते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ दिस कंट्री एंड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ दिस कंट्री, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। इंडिया हैज़ दिस काइंड ऑफ 2+2 डायलॉग्स विद कपल ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल, आई थिंक विद ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड ऑल। तो ये एक हमारा इनके साथ में भी हो गया। तो आई होप आपको समझ आया खबर में क्या है। नाउ BECA भी आपको समझ आ गया। अब आई क्विकली वांट टू टॉक टू यू अबाउट, लाइक आई सेड, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े जो एज सच एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं आ सकता कि जापान को लेके फॉर एग्जांपल कि यार शिंजो एबे चला गया अब क्या होएगा, ठीक है, ये कभी कोई क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा। बट आई थिंक आपकी ना IR को लेके थोड़ी सी विजडम बेटर होगी। इस पे तो खैर सवाल भी आ सकता है जो ये वाला आर्टिकल था, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ और फिर हम क्विकली 2 मिनट लगा के उन आर्टिकल्स को देख लें। There was this article in Frontline which talked about this idea called a hybrid war between USA and China. तो ये आर्टिकल क्या बोल रहा है? This is the article. ये आर्टिकल बोल रहा है कि USA, और अगर हम बात करें
यूएसए और अगर हम बात करें चाइना की, तो इनके बीच में ना ऐसा नहीं है कि हाँ एक वॉर चल रही है सिंपल, जिसका रीज़न है चाइना का अपने आप को एसर्ट करना और एक्सपेंड करना, वन बेल्ट वन रोड। ये बोलता है कि मल्टीपल रीजंस हैं लड़ाई के। काफ़ी प्रो चाइना सा आर्टिकल है ये, जो यूएसए की ही गलतियां निकाल रहा है, बट उसमें एक चीज़ बोली गई जो मुझे लगा कि वो काफ़ी अच्छा टेक था। ये बोलता है कि यूएसए में अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में नीचे जा रही है, और दुनिया को लग रहा है कि बिकॉज जॉब्स यूएसए से मैन्युफैक्चरिंग की चाइना में जा रही हैं, इसलिए यूएसए को प्रॉब्लम है। ये बोलता है ऐसा नहीं है, मतलब ये बोलता है कि प्राइमरीली ये रीज़न नहीं है। दिस आर्टिकल से पहले तो वही सब बताता है कि अभी आपने देखा होगा कि साउथ चाइना सी में भी यूएसए इतना असर्टिव हो गया है। साउथ चाइना सी में यूएसए के बहुत सारे शिप्स घूम रहे हैं ऑफ रोनाल्ड रीगन क्लास, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शिप्स उनके घूम रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, पहली चीज़। उसके बाद में बोलता है कि जो बाइट डांस करके कंपनी थी टिकटॉक वाली, वो वाली सारी कंपनीज भी चाइना ने बैन कर दी। अब जब यूएसए ने बैन कर दी, फिर यूएसए ने ये बोला टिकटॉक को कि फाइन, आपको हम बैन नहीं करते, लेकिन आप ये वाली जो कंपनी है किसी उस कंपनी को बेचो जो यूएसए में ऑपरेटेड है। और अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट ने उसका रेट भी लगाना शुरू कर दिया। अब ये बोलता है कि जो चाइना है, चाइना यूएसए को ना जवाब कैसे दे रहा है, काफ़ी असर्टिवली जवाब दे रहा है। अगर हम बात करें साउथ चाइना सी की, तो आर्टिकल बोलता है कि अगर यूएसए ने अपनी बड़े बड़े शिप्स जैसे यूएसएस रोनाल्ड रीगन एंड यूएसएस निमित्ज कैरियर, अगर इन्होंने अपने ये भेजे हुए हैं, तो चाइना ने भी वहाँ पे मिसाइल्स, ट्रायल मिसाइल्स गिरानी शुरू कर दी हैं, दिखाने के लिए कि वी आर रेडी फॉर द वॉर, नंबर वन, इफ दैट्स वेयर यू वांट टू गो, बिकॉज प्रॉबेबली चाइना ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि यूएसए जाएगा नहीं, लड़ेगा नहीं हमसे, सिर्फ हमें डरा रहा है। सेकेंड थिंग जो मैंने अभी बोला, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि आप उस कंपनी को, टिकटॉक को और ऑल दोज कंपनीज, उनको बोला कि आप उस कंपनी को बेचो जो यूएसए में ऑपरेटेड है। इसका जवाब उन्होंने कैसे दिया चाइना ने, उन्होंने अलीबाबा, टिकटॉक, इन सबको क्लियरली बोल दिया कि कोई भी जो चाइनीज डेवलप्ड एल्गोरिदम है, टिकटॉक की जैसे कि एल्गोरिदम काम करती होगी, कोई भी चाइनीज डेवलप्ड एल्गोरिदम शैल नॉट बी सोल्ड आउट टू सम अदर कंट्री, किसी और कंट्री को नहीं बेचोगे विदाउट गवर्नमेंट्स परमिशन। तो चाहे अब वो हुआवी हो, चाहे वो ZTE हो, ऑल दोज कंपनीज, वो यूएसए की किसी कंपनी को इस तरह से बेच ही नहीं सकते चाइना की परमिशन, कंपनी की परमिशन के बिना। फिर अलीबाबा के बारे में वैसे ही ये माना जाता है कि उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट चाइना में भी है। ऐसा बोलते हैं कि अलीबाबा की शायद इतनी बड़ी मार्केट यूएसए में नहीं है जितनी विद इन चाइना है, तो वही आर्ग्यू कर रहे हैं। अब उसके बाद में फिर इसने द आर्टिकल आर्ग्यूज फ्यू अदर थिंग्स कि इन्होंने बोल दिया चाइना को कि चाइना, इंडिया ने भी बोला है हुआवी वगैरह स्नूपिंग करती हैं और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको बैन कर रहे हैं। ये कहने को टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, कहने को 5G टेक्नोलॉजी कंपनीज है, पर ये गवर्नमेंटल डेटा उठा के चाइना की सरकार को देते हैं। तो बोलता है, आर्टिकल बोलता है, वैसे ही कहता है कि वो तो यूएसए के भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, ब्लार्नी, ओक्स्टर, फेयरव्यू एंड देन सो ऑन, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे NSA जो यूएसए का है उसने यूएस कंपनीज को पे किया है टू टेक ऑल द डेटा ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू फॉर NSA। खैर, उस सब में ना जाते हुए इसने एक बात बोली जो सिर्फ ये बात है जिससे मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है। वो ये कहता है कि यूएसए की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो तो वैसे ही कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जीडीपी में। तो कौन से दो सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे सबसे ज़्यादा? वो बोलते हैं कि एक रियल एस्टेट, पहला प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट यूएसए में कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी में। वो दूसरा बोलता है कि टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक बेस है यूएसए का। लेकिन पिछले कुछ सालों में, स्पेशली पिछले साल, चाइना ने ज़्यादा इंटरनेशनली पेटेंट फाइल किए हैं देन यूएसए। चाइना में ज़्यादा इन्वेंशंस हुई हैं यूएसए के कंपैरेटिवली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, 5G टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, इन सब चीज़ों में चाइना काफ़ी आगे बढ़ रहा है यूएसए से। उसमें फिर इनको लगता है, वो बोलता है कि एक्चुअल में जो हाइब्रिड वॉर, वो क्यों बोल रहा है इसमें, वो बोलता है कि ये लड़ाई जो है ये जगह की नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है। यूएसए को लग रहा है कि यार अगर ये हमसे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा लेंगे वर्ल्ड वाइड,
तो इनकी टेक्नोलॉजी ही यूज़ होगी। और यूएसए बीइंग एन ओपन मार्केट, यूएसए बीइंग एन ओपन इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो अगर मान लो मैं यूएसए की भी कंपनी हूँ और मुझे पता है कि चाइना ने एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी बना ली और उस टेक्नोलॉजी को से जर्मनी यूज़ कर रहा है, तो मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं अपनी कोई घिसी पिटी पुरानी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी यूज़ करता रहूँगा क्योंकि ये अमेरिकन है। मैं भी ओपन मार्केट है, मैं भी उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर दूंगा। अब जब मैं चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर दूंगा तो मैं बदले में उनको पैसे दूंगा, जब मैं बदले में उनको पैसे दूंगा तो फिर वो और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बनाएंगे, and then so on and then so on. So the way USA functions today, अभी USA का अभी हम करके हटे हैं दो सेकंड पहले, वो हमें बड़े सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स देंगे, हम उनके बदले में पैसे देंगे, उससे वो और सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स बनाएंगे हम उनसे, और यही चलता रहेगा। तो आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि चाइना के पास, तो जब से पॉम्पी या कोई भी डोनाल्ड ट्रंप ये बोलता है ना कि हम चाइना से लड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, तो बोलता है कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी डिपेंड करती है उसकी इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी इनकी डिपेंड कर रही है आने वाले टाइम में 5G टेक्नोलॉजी पे, हाई स्पीड रेल्स पे, रोबोटिक्स पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इस सब पे, इन सब में चाइना आगे बढ़ता जा रहा है। इस वजह से टेंशन है यूएसए को। तो अगर आपको कभी इस तरह का सवाल आ जाए कि जो फ्यूचर वॉर्स हैं वो टेक्नोलॉजी वॉर्स होंगी, तो आपने सिर्फ आंसर्स, मैं इससे टेक अवे पॉइंट ये था कि आप ये भी लिख सकते हैं कि नॉट ओनली टेक्नोलॉजी एट द एग्जीक्यूशन लेवल की एम्प्लॉय की जाएंगी, बट द वेरी रीजन ऑफ द वॉर कुड बी कि कौन सी कंट्री टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है। ये अदरवाइज आप इस आर्टिकल में, हमारे मतलब का इतना ही था। सेकेंड, एक और आर्टिकल दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, ये था टेंशन ओवर पीस डील बिटवीन इजराइल एंड यूएई। अब यूएई का मैप मैं आपको इतनी बार करवा चुका हूँ, इन्हीं क्लासेस में आगे भी करते रहेंगे, इसलिए आज मैंने खोला नहीं साथ में, बट इजराइल का एरिया, अभी इजराइल वाला मैप भी करवाया था जब मैंने आपको साइप्रस का इशू करवाया था। इजराइल का एरिया और यूएई का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इधर से आता है कोई ना कोई सवाल। अब आपको पता है कि एक, इसको बोलते हैं हिस्टोरिक डील हो गई बिटवीन इजराइल एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें इजराइल को उन्होंने प्रॉपर एक कंट्री बायलैटरल फ्रेंड अपना रिकॉग्नाइज कर दिया। व्हाट डज दैट मीन? नाउ इजराइल विल हैव एन एम्बेसी इन यूएई के इनके साथ में प्रॉपर रिलेशंस बनेंगे, बहुत सारे समझौते हुआ करेंगे, वो उनको टेक्नोलॉजी देंगे, वो इनको कुछ देंगे, मार्केट देंगे, एंड देन सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। व्हाट इज द बिग डील? द बिग डील इज दैट द कंट्रीज इन क्वेश्चन जो इसमें है, एक है जो अपने आप को, एक तो दुनिया की इकलौती जूइश स्टेट है, दूसरी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत हाई लेवल की पावरफुल मुस्लिम कंट्री है। किसी दिन मैं आपको मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स करवाऊंगा प्रॉपर, तो हम उसको बिब्लिकल ईरा से ही स्टार्ट करेंगे। तो जूइश और मुस्लिम्स की एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है, रिलीजन की पॉलिटिक्स, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ठीक है, सैकड़ों सालों से चली जा रही है। उसमें जब जूइश लैंड बना तो ऐसा माना गया कि ये एरिया है पैलेस्टीन्स का, पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स थे, इनको, मतलब मुस्लिम वर्ल्ड का नैरेटिव बता रहा हूँ, ठीक, और इंडिया ने भी यही नैरेटिव माना फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। गांधी जी वॉज सो मच अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल। गांधी जी डिस्पाइट दिस थिंग कि उनके सामने हिटलर ने ज्यूज को मारा है, गांधी जी बोलते वो बहुत गलत हुआ, हिटलर को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि इस वजह से इनको इजराइल बनाना चाहिए। शायद उनको लग रहा था कि अगर मैं ये बोलूँगा कि हाँ हाँ बना लो इजराइल, तो फिर मैं कल को जिन्ना को कैसे बोलूँगा कि हाँ धर्म के नाम पे तुम पाकिस्तान मत बनाओ। पर दो केसेस अलग थे, यहाँ पे 200 साल से ब्रिटिश का रूल था, कोई हिंदू नहीं मार रहा था किसी मुस्लिम को 200 साल से, वहाँ पे तो अभी अभी हॉलोकॉस्ट होके हटा था। नॉनदलेस अब हुआ क्या है हमारे यहाँ पर, इजराइल और एक छोटा नेशन बन गया, और वहाँ के जो लोकल पुराने इनहेबिटेंट्स थे पैलेस्टीनियंस के, उनकी कहते हैं माइग्रेशन हो गई, साथ ही कंट्री जॉर्डन में चले गए, टूनीशिया में चले गए, ऊपर लेबनान चले गए, इधर इजिप्ट चले गए।
जब इजराइल बना, मैं आपको लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट ताकि आपको ये जल्दी से समझ आ जाए, इजराइल बना तो सारे मुस्लिम वर्ल्ड ने तकरीबन उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी कि वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस पीस ऑफ लैंड एज अ नेशन। सब ने उसके ऊपर अटैक किया, उसने सबको हरा दिया, सब ने फिर अटैक किया, उसने सबको फिर हरा दिया, उसने फिर अटैक किया, सरप्राइज वॉर, 6 days ऑफ वॉर, ये सारी वॉर्स हुई, ठीक है, यौम के ऊपर वॉर, उन्होंने फिर हरा दिया। जब उन्होंने हराया तो एक टाइम उन्होंने क्या किया, ना सिर्फ बाकी कंट्रीज को हराया नेबरिंग को, इजिप्ट का कुछ एरिया, सिनाई पेनिनसुला का, और एक सीरिया का एरिया, वो तो आज भी उन्हीं के पास है, गोलन हाइट्स, अपने पास रख लिया। बाद में इजिप्ट का एरिया उनको दे दिया, बदले में एक पीस डील हो गई थी उस समय। इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम नेशन टू रिकॉग्नाइज इजराइल। बोलते कि ठीक है भाई, बहुत लड़ लिए इनके साथ में, हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, हम पीसफुली रहेंगे, ठीक। उसके बाद साथ वाले जॉर्डन ने, काफ़ी साल बाद जॉर्डन ने भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। नाउ वी हैव 2 nations जो बोलते हैं कि हाँ भाई इजराइल एक देश है। बट ऑन द अदर हैंड ऑल दीज अदर नेशंस लाइक ईरान, लाइक सीरिया, इन फैक्ट द वेरी नेम आईसिस जो है, ISIS जो है, ठीक, आईसिस तो बोलता ही है कि जितना हमारा मिडिल ईस्ट का मैप बना हुआ है, ये तो ब्रिटिश बना गए, ये तो फ्रेंच बना गए, अदरवाइज ये तो कोई मैप ही नहीं है। ये बोलता है कि एक सिंगल मुस्लिम उम्मा होना चाहिए। सीरिया, इराक, ईरान, सब नेशंस उसके अंडर आ रहे हैं। और ये सारे जो मैप्स हैं, पाइक्स, कौन सा एक सीक्रेट पैक्ट हुआ था बिटवीन USA एंड फ्रांस, मैंने कोल्ड वॉर में कराया था, आपको याद होगा, तो उसके अंडर आपने बॉर्डर्स बना दिया, अदरवाइज हम नहीं रिकॉग्नाइज करते कि ये इजराइल है और ये है। तो अब सिर्फ 2 कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर रही थी। अब बड़ी खबर है कि UAE ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। ओके, वी रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ नेशन एंड वी आर गोइंग टू हैव बायलैटरल रिलेशंस। 3 जो लीडर्स बड़े बड़े इसके लिए थे, वो एक तो डोनाल्ड ट्रंप ही हो गए, एंड देन आई थिंक बेंजामिन नेतन्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, एंड द थर्ड गाय फ्रॉम UAE, शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ वाले। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एक तो प्रीलिम्स में आपको आ सकता है कि इस पैक्ट को पॉपुलरली क्या बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नाम क्या दिया इस पीस डील का, इब्राहिम पैक्ट, कहीं पे लिखा होगा, एनीवेज, खैर ये मैं आपको सवाल में भी पूछेंगे हम, ये आ सकता है। अब इसमें क्या है कि बाकी सब इसमें था कि यार डोनाल्ड ट्रंप को क्या पड़ी, या डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हैं इलेक्शन आ रहे हैं और उसको लगता है कि जो एवेंजेलिकल पीपल हैं, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालेंगे ऐसा करने के लिए, वो सब में विदाउट गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दैट, हमें एक सिंपल सी चीज़ देखनी है यहाँ पे कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया का क्या स्टैंड रहा है। नाउ अब आप ये देखो, UAE ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। 2 और मुस्लिम्स बड़े देश हैं, एक है सऊदी अरेबिया और एक है ईरान। आज की डेट में मुस्लिम वर्ल्ड की जो लीडरशिप है उनमें यही 3 बड़े कंटेस्टेंट्स हैं। इजिप्ट यूज्ड टू बी द वन अंटिल द डे उसने इजराइल के साथ में पैक्ट नहीं साइन कर लिया। इसमें से जो सऊदी अरेबिया है, ये वैसे ही USA का बहुत बड़ा एलाई है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई है। इसने अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया इजराइल को, बट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि बड़ी जल्दी सऊदी अरेबिया भी कर लेगा, और इसके चांसेस हैं। कैसे? क्योंकि अब UAE से जो इजराइल की फ़्लाइट भी शुरू हो गई है, तो आप यहाँ से, इंडिया से आप दुबई जा सकते हैं एमिरेट्स में, दुबई से आप इजराइल जा सकते हैं। ये जो फ़्लाइट है ये सऊदी अरेबिया के ऊपर से होकर निकलेगी, और सऊदी अरेबिया ने इसको अलाउ कर दिया है कि यस यू कैन गो टू इजराइल थ्रू आवर एयर स्पेस। दैट मीन्स सऊदी अरेबिया को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी पिछले कई सालों से कुछ कंपनीज ये इजरायली कंपनीज UAE में खुली हुई थी और सऊदी अरेबिया में काम कर रही थी। तो ऐसा नहीं कि समथिंग हैज़ हैपेंड ओवरनाइट, थोड़ा सा ग्राउंड तैयार किया जा रहा था। इससे पहले इंडिया जो है, इंडिया को सऊदी अरेबिया ने अलाउ किया था कि अगर इंडिया से इजराइल फ्लाइट जा रही है तो वो सऊदी अरेबिया की एयरशिप यूज़ कर सकती, एयर स्पेस यूज़ कर सकती है। सो दैट वेज आप प्रॉबेबली एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में सऊदी अरेबिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देगा। पीछे रह जाएगा ईरान। ईरान को ये मुस्लिम देश एक सेग्रीगेट करके, दे वुड वांट ईरान टू गो डाउन एंड देन क्लेम द
लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। शायद कुछ ऐसा होता दिख रहा है। तो अगेन अब आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये बताइए ये सब क्या चल रहा है, पर एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। हाँ, इंडिया का इस डील के बारे में क्या बोल रहे हैं, इंडिया ने इस चीज़ को डील को वेलकम किया है। देखो भी सिंपल सी बात है, इंडिया को इजराइल के साथ में भी डील करना है। इंडिया को चाहे रिगार्डलेस ऑफ गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, 1990s में आके पहली बार नरसिम्हा राव ने इजराइल की एम्बेसी बनाई थी इंडिया में। उससे पहले एक छोटू सा कॉन्सुलेट ऑफिस होता था। तो 50s, 60s, 70s, 80s, 40-42 साल हो गए, आपने आज तक एक एम्बेसी भी नहीं बनाई इजराइल की। उसके बहुत सारे कारण थे। उसमें से एक कारण ये था कि एक तो इंडिया को लगता था कि मुस्लिम वर्ल्ड हमसे नाराज़ हो जाएगा अगर हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे। वो बात अलग है कि वो वैसे भी मतलब वो इंडिया की एक अपनी सोच थी, उस पर भी नहीं पड़ता। दूसरा, एक इंडिया में भी मुस्लिम पॉपुलेशन है जिसके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, ऐसा लगता था। नरसिम्हा राव जी को लगता है कि यार जो टेक्नोलॉजी आएगी इजराइल से वो इंडियन सभी के काम आएगी, और जो रिलेशनशिप बनाने और प्रूडेंटली बनाने, और तुम इजिप्ट से बड़े मुस्लिम देश थोड़ी हो गए या जॉर्डन से बड़े मुस्लिम देश थोड़ी हो गए। तो उन्होंने बना दिए रिलेशनशिप। धीरे 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 हमें कारगिल में इजराइल की फ्रेंडशिप का काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, दैट वी विल डिस्कस समडे। अब पिछले 10-12 साल से हमारे इजराइल के रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा। अब इसमें क्या है, एक इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए इजी हो जाता है अगर इजराइल के इन सब से रिलेशनशिप बेटर हो जाते हैं। वाई? अब इंडिया को क्या है ना, मान लो सऊदी अरेबिया से डील करना है, इंडिया को इजराइल से डील करना है। इफ़ दे आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल, तो फिर बड़ा ना आपको प्रूडेंटली मनूवर करनी पड़ेगी फॉरेन पॉलिसी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने सऊदी अरेबिया से डील करना है और सऊदी अरेबिया हैपन्स टू बी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इजराइल, इतना इजी है ना पॉलिसी मेकर्स के लिए, अब रिलेटिवली इजी है। ये उनको डिसाइड नहीं करना, बैलेंस नहीं करना बिटवीन द टू। वो अदरवाइज मिडिल ईस्ट की पॉलिसी बनाना सबसे मुश्किल है ही इसी वजह से है। वाई? बिकॉज यू हैव टू मेक सो मैनी, जैसे जगल करना पड़ता है बिटवीन शिया सुन्नी इशू, बिटवीन से वेस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट इशू, बिटवीन ऑयल सप्लाइंग नेशन एंड द नेशन जहाँ पे इंडिया की वो काम कर रही है, बहुत सारी लेबर काम कर रही है, मस्कट, बहरीन, ऑल दिस एरियाज़ में, बिटवीन इजराइल एंड दिस इशू, यूएसए एंड ये वाला इशू, बड़ी सारी जगलिंग करनी पड़ती है। तो जितनी कम करनी पड़ेगी इंडिया को उतना बेटर है, जितना ये एरिया स्टेबल होगा इंडिया के लिए उतना बेटर है। बेसिक सिंपल सा, ठीक। तो इंडिया की बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा माना है और उन्होंने बोला है कि हम इस समझौते को वेलकम करते हैं फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न। अगर आप वैसे भी देखोगे, यूएई एंड ये इजराइल इंडिया के स्टैंड ऑन कश्मीर को लेके, जैसे यूएई की बात करें तो चुप रहा है और इजराइल सपोर्ट में रहा इंडिया के, ठीक। सो या दैट हैज़ बीन द केस। द ओनली टू नेशंस जो अब स्टैंड अप हो रहे, इमर्ज कर रहे हैं एज द न्यू मुस्लिम स्ट्रॉन्ग, लाइक मुस्लिम नेशन के नाम से, वो एक टर्की, वो हम डिस्कस किया था एक बार ईयू की क्लास में कि इनको लग रहा है कि ईयू का मेंबर तो बना नहीं रहे, ठीक है फिर मैं मुस्लिम नेशंस का एक खलीफा बन जाता हूँ। एंड दूसरा ईरान। ये दो नेशंस एक पैरेलल पावर्स बनते जा रहे हैं और यूएई और सऊदी अरेबिया दे आर गोइंग टूवर्ड्स इनका ब्लॉक, यूएसए का ब्लॉक। ऑलराइट, सो दीज आर द टू आर्टिकल्स। उसके बाद में एक और आर्टिकल था ये शिंजो एबे से रिलेटेड कि ये पावर में थे लेकिन अब बीमार हो गए इसलिए इन्होंने छोड़ दिया, और अब लेकिन ये पार्लियामेंटेरियन बन के रहेंगे, डाइट में तो रहेंगे, बस प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। इस आर्टिकल में को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बस मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताना चाहता था, वो ये कि शिंजो एबे की एक चीज़ थी जो इंडिया के काम आ सकती थी। वो क्या है, इनके रेन में इंडिया के जापान के साथ में डिफेंस रिलेशंस बेटर भी हुए हैं और बेटर हो सकते थे, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न दैट इनकी भोली भाली शक्ल पे ना जाइए, बहुत असर्टिव राइट विंग के वो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत असर्टिव प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जो पुराने टाइमों से इनकी फैमिली ही पूरी ना, इनके नाना, इनके दादा, सब कोई फॉरेन मिनिस्टर रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर रहा है जापान में। इनका पूरा मन था कि ये क्या करें, जापान का कोई एक नॉर्मल स्टेट बना दें। अभी क्या है, जापान एक पीसफुल स्टेट है जो आर्मी नहीं रखता। एक बेसिक सा इन्होंने कुछ शिंजो एबे ने कुछ लूप होल्स निकाल के थोड़ी बहुत आर्मी अरेंज कर ली है, जो क्वाड में भी इंडिया के साथ में वो करती है,
जॉइंट वेंचर्स कर, वो क्वाड में जॉइंट ट्रेनिंग करती है, या कुछ इन्होंने थोड़े आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी भी सप्लाई करना शुरू कर दिया है। पर वो इनकी प्रूडेंस थी कि इन्होंने कुछ लूप होल्स निकाल के लैंग्वेज में थोड़ी बहुत आर्मी बनानी शुरू कर दी और उसको बाहर ऑपरेशंस के लिए भी भेजना शुरू कर दिया। अदरवाइज जापान की सिक्योरिटी इज आउटसोर्स टू दिस थिंग यूएसए। ही वॉन्टेड टू चेंज दैट थिंग, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके बोलना चाहते थे कि अब जापान भी आर्मी रख सकता है, जापान भी नेवी रख सकता है, जापान भी मिलिट्री रख सकता है, एयरफोर्स, एवरीथिंग। लेकिन जब इन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन थोड़ा इनके अगेंस्ट था, लोग साथ में नहीं थे इस तरह की अमेंडमेंट के। जापान हैज़ गेन्ड दिस इंटरनेशनल ग्लोबल एक वो ना पॉलिटिकली कि यार इट्स अ पीसफुल नेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तो वही चीज़ है बस। लेकिन इसको हम फिर किसी दूसरे दिन कर लेंगे। आज आपको आई थिंक समझ आया थोड़ा सा कि ये गिलगित बल्तिस्तान का क्या इशू है, 2+2 क्या होता है, 2+2 के बाद अब बीका होने से क्या हो जाएगा, प्रिसाइज जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ जाएगी। फिर एक टेक्नोलॉजी वॉर होने, मतलब टेक्नोलॉजी कुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर दी वर्ल्ड टू फाइट, कि कौन सी कंट्रीज़ के पास मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रहे। एंड लास्ट जो अरब और ये यूएई और इज़राइल के बीच में अब्राहम पैक्ट हुआ है, आपको वो समझ आ गया, विच इज़ नथिंग बट Israel and UAE having a peace deal which is being mediated by the US. Okay, I'll see you on Friday with a class on polity. Take care.